हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। बगल में रखा फ़ोन बार बार नया मैसेज आने की सूचना देता रहा। मैंने खींच कर डाटा ऑफ कर दिया। मुझे पता था मैसेज नीरू का ही होगा। क्या करूँ, उसकी तस्वीरें देखकर वो कहाँ घूमी, कितने नए डिजाइनर से मिली, क्या कुछ नया सीखा, मुझे जानकर करना भी क्या था। एक लंबी सांस खींचकर मैंने खुद से बोला, झूठ को सच मानने की कोशिश की। सच में मुझे कुछ नहीं करना था। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता तो क्या। बात बात पर मैं आजकल आंसू आ रहे थे। आंसू भी तो सब से ही आ रहे थे जब से नीरू ने वो सब बात बताई है। नीरू यानी मेरी दूर की देवरानी। शादी के कई साल बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, वो भी तब जब वो मेरे ही शहर में रहने आ गई। मुझे उसके सवाल हैरान कर देते थे। अरे बैठिए ना भाभी थोड़ी देर, और आप समय से घर नहीं पहुंचेंगी तो क्या शाम नहीं होगी। मैं किसी आकर कहती, चाबी मेरे पास है, तुम्हारे भैया जल्दी आ गए तो बच्चे होंगे ना घर पर। हाँ लेकिन वो पढ़ रहे होंगे, मैं मतलब डिस्टर्ब होंगे। वो हैरान रह जाती। उसको लगता होगा कि ये किसी दूसरी दुनिया की बातें हैं, जैसे मुझे उसका घर किसी दूसरी दुनिया में बसा लगता था। घर के सभी सदस्यों के पास एक चाबी रहती थी। किसी की दिनचर्या किसी के आने जाने से बाधित नहीं होती थी, और मेरे यहाँ बस मेरे एक ही के कहीं आने जाने से कुछ अव्यवस्थित होकर बिखर जाता था। उस दिन से घर लौटी तो कुणाल उखड़े हुए थे। दिन भर के थके हारे लौट कर आओ तो पता चले मालकिन नाराज है। ये शब्द मुझे गुदगुदा गया था। लेकिन मालकिन, मैंने मुस्कुराते हुए चाय का पानी गैस पर रखा। मालकिन के बच्चे घर पर थे, उनसे चाय बनवा लेते। जवाब में पति ने क्या कहा याद नहीं, लेकिन बच्चों के कमरे में कॉफी देने गई तो माहौल वहां भी ठीक नहीं था। क्या मम्मी, आप नीरू चाची के यहाँ जाती हो तो इतनी देर में आती हो, हम लोग यहाँ अकेले। मैंने हंसते हुए कहा, अकेले? तुम लोग के स्कूल से आने के बाद निकली थी, वो भी तब जब ऑनलाइन ट्यूशन शुरू हो गया था। और देखो खत्म होने के 10 मिनट में तो आ गई। तो भी आप यहीं रहा करो आसपास। बच्चे ठुनक गए और मैं एक बार फिर अपने साम्राज्य पर इतराट उठी थी। सच ही तो है, महारानी हुई हूँ तो मैं, मेरे बिना यहाँ कुछ भी तो नहीं होता। कभी कभी तो ये भी यकीन होने लगता है कि मैं ना जागूं तो सवेरा नहीं होगा, और जब तक मेरी आंख न लगे रात को कालापन अधूरा ही रहेगा। सास ससुर दूर शहर बैठे आशीर्वाद की झड़ी लगा देते। तुम तो हमारे घर की अन्नपूर्णा हो, देवी हो, तुमसे ही सब कुछ है। मैं नाराज होकर कहती, तभी तो आप लोग यहाँ रहने नहीं आ रहे, अकेले रहते हैं। अब क्या बताएं बहू, जिस घर में सालों साल रस लिए वहां से हट नहीं पा रहे, और अकेले कहाँ हैं, रिश्तेदार भी तो हैं यहाँ। उन्हीं में से एक रिश्तेदार की बहू थी नीरू, जिसे मेरा देवरानी जेठानी का रिश्ता भी था, सहेलियों का भी। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। समस्या पता नहीं कब दबे पांव आई और हम सबके बीच आकर बैठ गई। सच में हम सबके बीच। उस दिन नीरू घर आई तो चौंक गई थी। ये पेंटिंग किसकी है भाभी? ये सब तो मैं बनाती थी पहले। मैं हंसकर टाल गई थी। वो गौर से देखती रही। अमेजिंग, आप कितनी टैलेंटेड है, और क्या क्या करती हैं? उसने इतने उतावलेपन से पूछा। मैं रुक नहीं पाई। कहीं भीतर रखी स्केचबुक पेंटिंग्स भी निकाल लाई और अपने अंदर छुपे कलाकार को भी। नीरू हर स्केच और पेंटिंग को गहराई से समझती रही और मैं विस्तार से समझाती रही। अचानक नीरू हंसने लगी थी। क्या भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। कौन सोच सकता है कि यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। क्यों इन टैलेंट को बाहर नहीं लाती हैं? मैं झेप गई। क्या करना है, अब उम्र चली गई इन सब की। वैसे भी इनमें कमाई तो है नहीं, बस बेमतलब का। नीरू ने मुझे टोक दिया। हर काम रुपए के लिए नहीं किया जाता भाभी। मेरी बड़ी बहन को देखिए, राइटर है, बहुत अच्छी लिखती है, कितनी गोष्ठियों में जाती है, कितना नाम है उनका। इसमें रुपए नहीं आते, लेकिन बेहद जरूरी है ये उनके लिए। मैं समझ नहीं पाई थी क्या जरूरी है। नीरू ने मुस्कुराते हुए मेरी हथेली थपथपा दी थी। अपने को खुश रखना जरूरी है, अपने आप को प्यार करना जरूरी है। शायद उसी दिन शुरुआत हो गई थी। मेरे शांत मन की सतह पर कंकड़ मारकर कोई हलचल तो वो मचा ही गई थी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या तुम खुश हो? कोई कमी नहीं? अनगिनत जवाब आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए थे, साथ ही कई सवाल भी। असंतोष भी सिर उठाकर विद्रोह पर आमादा हो गया था, जिसके चलते उस दिन मैंने ये बात घर पर छेड़ दी थी।
नीरू की कितनी हेल्प करते हैं सब, कितनी फ्री रहती है, उसका हस्बैंड भी सपोर्टिंग है, बच्चे भी। एक हमारे यहाँ देखो, एक चाय का प्याला भी इधर से उधर नहीं होता जब तक मैं ना करूं। मैंने एक दिन अस्त व्यस्त घर देखकर शिकायत कर ही दी। बच्चे मुंह बनाकर बिना कुछ बोले रह गए थे, लेकिन कुणाल ने चौंक कर कहा था, अरे नीरू से क्या बराबरी कर रही हो, वो वर्किंग है, बाहर खटकती है, 4 पैसे कमाती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधारती है, तो घर के कामों में उसकी मदद भी लोग करते हैं। तुम घर में रहकर थकती थोड़ी हो। मैं तो सन रह गई थी, ये कौन सा हिसाब हुआ? जो घर में रहता है वो थकता नहीं, या फिर जो घर की जिम्मेदारी संभालते हुए है उसको थकने का हक ही नहीं? कितनी बार भी ये बात दिमाग में गूंजी, आंखें भर आती। आंखें भरने का एक कारण और भी था। लगी लगाई अच्छी खासी नौकरी मैंने खुद ही छोड़ दी थी। जुड़वा बेटों की किलकारियों से जब घर गूंजा, तब कुणाल ने ही तो कहा था, तुम घर संभालो, बच्चों को देखो, मैं कमा रहा हूं ना, तुम घर पर रहोगे तो मुझे ज्यादा सपोर्ट रहेगा। पति पत्नी दोनों बाहर रहते हैं तो घर बिखर जाता है। सच ही तो था, घर संभालता है गया, मैं बिखरती रही। बात केवल नौकरी छोड़ने की ही नहीं थी, पति बच्चे ही मेरी दुनिया का केंद्र बिंदु बन चुके थे। कहीं सहेलियों के साथ जाना हो तो मैं साफ मना कर देती, सोचती कि संडे को बाहर नहीं निकलूंगी, कुणाल घर पर बोर हो जाएंगे। शाम को कहीं जाना होता तो टाल जाती, या सोचकर कि बच्चे घर आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे। सहेलियां हंसती भी, क्या यार 16 साल के बेटे हैं, बड़े बच्चे हैं। कुणाल की बात से मन उस दिन खराब हुआ। अगले दिन थोड़ा संभला, फिर वापस ढेर पर आ गया। मैं खुद को समझाती रही, बात तो सच ही थी। नीरू वर्किंग है, कमाती है, मेरी उससे क्या बराबरी। वो कहते हैं ना कि जब बेचैनी भीतर से फूटती है तो आसपास बहुत कुछ बदलने पर आमादा हो जाता है। सच समझ ही नहीं आता कि बाहर के बदलाव से बेचैनी बढ़ रही थी या भीतर की बेचैनी से बाहर सब कुछ बदल रही है। ऐसे ही कुछ बदलना मेरे साथ भी तय था। उस दिन नीरू घर आई तो चेहरा चमक रहा था। आते ही गले लग गई, भाभी आखिरकार वो दिन आ ही गया, रिजाइन कर कर आ गई हैं जॉब छोड़कर। मैं हैरान थी, नीरू बेहद खुश। हाँ भाभी, बहुत हुआ वो सब, अब वो करूंगी जो मुझे करना पसंद है, जो सबसे ज़रूरी है। मैं समझ गई थी, मुझसे देखकर ही प्रेरित हुई होगी। अब मेरी तरह घर संभालेगी, 100% समय घर में देगी, बच्चे पति में सब कुछ भूल जाएगी। एक बार दुख सा हुआ, बताओ जरा, अच्छी खासी नौकरी गृहस्थी के चक्कर में छोड़ आई, फिर मन के कोने में उभरी ईर्ष्या मुझे खुश भी कर गई। अब ये भी मेरी ही तरह है, नॉन वर्किंग, जलन क्या कुछ नहीं करवा सकती। मैं भी वही कर रही थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर का बवंडर शांत हो चुका था। मुझे क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। उस दिन दोपहर में फ़ोन किया तो नीरू ने बड़ी देर से उठाया। हेलो भाभी, कब से मिला नहीं, क्या कर रही हो नीरू? मेरे पूछते ही वो चहक कर बोली, वही कर रही हूँ भाभी जो अब तक नहीं कर पाई, फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आई हूँ। मुझे तो जैसे करंट लग गया था। ये सब क्या था? मैं कुछ समझी नहीं नीरू, कल घर आकर बताती हूँ भाभी, आराम से। हंसते हुए उसने तो फ़ोन रख दिया था, लेकिन मेरी हंसी नदराद हो चुकी थी। इस दोपहर में उस दोपहर के समय इतना भारी कटा, मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके आते ही मैं हड़बड़ा गई थी। तुमने कहाँ एडमिशन लेने गई थी? तुम तो कह रही थी कि अब तुम आराम करोगी, मतलब घर संभालोगी। हड़बड़ा कर मैं पता नहीं क्या क्या कह गई थी। नीरू मुझे एकटक देखी जा रही थी। ये मैंने कब कहा था भाभी? मैंने कहा था कि अब वो करूँगी जो करना चाहती हूँ। पहले नौकरी गृहस्थी में फंसी रही, अब लगता है बहुत हुआ, घर नौकरी, अब इधर फोकस करूँ। घर भी सेट है, बेटी भी बड़ी हो गई है। मैं अवाक बैठी उसको सुनती जा रही थी। इसकी 10 साल की बेटी बड़ी हो गई और मेरे 16-17 साल के बेटे को अभी छोटा ही मान रही हूँ मैं। सवाल तो ऐसे ऐसे मुंह में आ रहे थे जैसे दीन दुनिया से बेखबर मैं कोई अनाड़ी हूँ। क्यों नीरू, अभी तो सालों कोस चलेगा, कमाई थोड़ी होगी, मतलब बाद में होगी, है ना? हाँ भाभी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी ये सब कमाई के लिए थोड़ी कर रही हूँ, बस सीखना है, जानना है। उसकी आंखों में दीप टिमटिमा रहे थे, दीप आशाओं के सपनों से भरे हुए। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ठीक उसी वक्त से कुछ बुझ गया था। कितना मन था मेरा पेंटिंग सीखने का, थोड़ा बहुत सीखा कि तभी नौकरी लग गई, फिर शादी, बच्चे, और फिर नीरू बोलती जा रही थी, भाभी सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब जागो तब सवेरा। नीरू की हर एक बात से मैं चकित थी।
किन सपनों की बात करती है ये? वो सपने जिनको मैं खुद ही थपकी देकर सुला चुके होते हैं। उस दिन के बाद से तो जैसे मैं बुझ ही गई थी, ना नौकरी कर पाई, ना सपने पूरे कर पाई। हालांकि मन के एक कोने से अभी भी किसी तारीफ की आवाज़ आती थी। कोई था जो मेरी पीठ थपथपा देता था। तुम दिल छोटा ना करो, तुमने कितना कुछ किया है सबके लिए। कहते तो है ना सब, तुम अन्नपूर्णा हो, गृह लक्ष्मी हो। बार बार उठते बवंडर खुद ही शांत होते रहे। मैं जानबूझकर किसी ख्याल को सिर उठाने ही नहीं देती। तभी तो आज बार बार नीरू के मैसेज आते रहे, मैं टालती रही। रात को करीब 10 बजे फ़ोन बज गया। नीरू का ही कॉल था। हाँ नीरू, क्या हुआ? मैंने अनमने ढंग से पूछा। वो हमेशा की तरह चहक रही थी। आपको कितने मैसेज किए, देखे ही नहीं आपने? देखो तो कितने फेमस डिजाइनर से मिली आज मैं। एक इवेंट था, मैं झुंझला गई। अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए इसको इतनी रात ही मिली थी। कल बात करते हैं नीरू। आंख लग गई थी मेरी। मेरा साफ झूठ भी उसके उत्साह को कम नहीं कर पाया। फ़ोन रखने की बजाय वो बोली, अच्छा सुनिए भाभी, 1 हफ्ते की वर्कशॉप है पेंटिंग की। पता है उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय से ब्रश थामा नहीं, जो फिर से शुरू करना चाहते हैं। आज मुझे पता चला तो मुझे आप याद आई। डिटेल्स भेजे हैं, देख लेना आप। गुड नाइट, लव यू। उसका स्नेह मुझे भीतर तक झकझोर गया। कितनी तो प्यारी है, अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी मेरे लिए सोच पा रही है। क्या इतना काफ़ी नहीं? मैं क्यों नहीं इस देवरानी जेठानी वाली प्रतियोगिता से निकलकर उसको देख सकती हूँ? ठीक उसी समय ध्यान से उसकी तस्वीरें देखी, सब पर कुछ ना कुछ लिखा, उसका मनोबल बढ़ाया। अंत में पेंटिंग वर्कशॉप वाले मैसेज पर नजर गई तो एक उदास मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। ये नीरू भी ना, दिल्ली में है ये वर्कशॉप। मैं भला कैसे दूसरे शहर जाकर अटेंड कर सकती हूँ? और तारीख भी तो देखो, 7 फरवरी से 14 फरवरी। 2 मार्च से बच्चों के एग्ज़ाम हैं। ठीक 1 महीने पहले ही तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। उसी बीच में दूसरे शहर जाकर कुची थाम लूँ? एक बार फिर अपने त्याग को मुकुट अपने माथे पर रखकर मैं अकड़ गई। ये क्या ही समझेंगे ये सब, घर के लिए सब छोड़ दो तो कितना नाम होता है, कितनी तारीफ मिलती है। इतनी तारीफ के उसके आगे सब कुछ बोना लगता है। मन में हलचल तो थी, लेकिन अपने आप को समझाने की मैं अभ्यस्ता हो चुकी थी। मैं ही क्या, हर हाउसवाइफ ढकने में ही तो प्रवीण होती है। टेबल पर दाग लगा हो तो कवर डालकर ढक दो। अलमारी अस्त व्यस्त हो तो पर्दे लगा दो। किचन गंदा हो तो दरवाज़ा बंद कर दो। मन अगर ज़्यादा फड़फड़ाने की सोचे तो झट से पिंजरे में डालकर ताला मार दो। मैं भी सब कुछ बंद करके आंखें मूंद कर लेटी ही थी कि कुणाल ने आकर पूछ लिया, सो गई हो क्या? देखो जो फैमिली वाला ग्रुप है उस पर नीरू की कितनी सारी तस्वीरें आई हैं। कितने बड़े डिज़ाइनर से मिली, आज फ़ोटो खिंचवाई। वैसे है बड़ी टैलेंटेड। कुणाल फ़ोन निहार कर मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी। ईर्ष्या फिर मेरे ऊपर हावी होने लगी थी। इसमें टैलेंट क्या है? घर छोड़ छाड़ कर हर जगह जा रही है, घूम रही है, मिल रही है। कुणाल झुक कर बोला, हाँ तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेरे अचानक आंसू आ गए थे। अच्छा मैं करूँ? इस तरह तो चलेगा आपको बच्चों को? कुणाल ठहके मारकर हंस दिया। तुम छत पर जाने से पहले तो 4 बार बच्चों के कमरे में झांकती हो कि बच्चों कुछ खाने को तो नहीं मांग रहे। तुम बाहर जाओगी। मैं अगर देर तक सोता रहूं तो 4 बार आकर माथा छू जाती हो कि बुखार तो नहीं। ग्रोथ करने वाली औरतें थोड़ा बड़ा सोचती है। तुम्हारे बस का नहीं है ये सब। तुम्हें तो सनक है घर संभालने की। कुणाल एक बार फिर हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोककर मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और फुफक पड़ी। ये सब मेरा पिछड़ापन है कि परिवार के सिवा मुझे कुछ सूझता ही नहीं। बच्चों की भूख की परवाह करना मेरा सनक है। पति की चिंता करना मेरा गलत है। जैसे जैसे मैं रोती जा रही थी वैसे वैसे पिछला समय याद आता जा रहा था। मैं यादों में भटकती हुई ढूंढती जा रही थी। स्कूल कॉलेज की टॉपर लड़की, अपने ओजस्वी भाषण से श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़की, दुनिया बदलने का हौसला लिए लड़की, सपनों से भरे झोले को कंधे पर टांगे हुई लड़की। वो लड़की आखिर गई कहाँ? किसी और ने उसको लीप पोत कर नया रूप दे दिया या फिर वो खुद ही नए रंग के डिब्बे में कूद पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। मैंने बाहर निकलकर एक बार फिर फ़ोन देखा। फैमिली ग्रुप में सचमुच धूम मचाई हुई थी। नीरू के सास ससुर के साथ मेरे
सास ससुर भी प्रशंसा के पुल बांधे हुए थे। अजीब सा मन हुआ जा रहा था। घड़ी देखी, 10:30 बज चुके थे। खुद को रोकते हुए भी सासू माँ को फोन मिला ही लिया। मुझे पूरा यकीन था कि मलहम की जिस बूंद की मुझे सख्त जरूरत थी वो मुझे यहीं से मिलेगी। हेलो मम्मी, सो तो नहीं गई थी? नहीं नहीं, नीरू की फोटो देख रहे थे, बड़ी मेहनत कर रही है वो तो। मेरे अंदर कुछ चटका। तभी मैंने पूरी कोशिश की एक बार अपने को श्रेष्ठ सुन तो लूं। मैंने त्यागपत्र का एक प्रमाण पत्र तो ले लूं। मम्मी देखी फोटो, नीरू की मेहनत है ये, लेकिन उसका हस्बैंड कितना सपोर्ट कर रहा है, बच्चों को संभाल रहा है। कभी कभी तो उन सब पर तरस आने लगता है। नीरू पर भी गुस्सा भी। ऐसा भी क्या कि घर बार छोड़कर मेरी पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने काट दी। ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची बड़ी है, नीरू कभी कभार ही तो जाती है। अब इस तरह सोचा जाए तो कोई औरत आगे ही नहीं बढ़े। देखो कितना नाम हो रहा है उसका। मैं अचंभित थी। नीरू हर महीने कहीं ना कहीं जा रही है। मेरे तो मायके की सालाना ट्रिप भी गिल्ट के तले दबा दी जाती है। ये पूछ पूछ कर कि कुणाल घर कैसे मैनेज कर रहा होगा। मैंने गला खंखार कर कहा, तब भी मम्मी वैसे भी ये कोई नौकरी तो है नहीं, मतलब अपना शौक है उसके। मम्मी एक पल ठहरी, फिर एक बार करके मुझे पूरी तरह ध्वस्त करते हुए चली गई। शौक कह लो या हुनर है तो उसके पास, कोशिश तो कर रही है। जिसे कुछ आता ही नहीं वो क्या ही कर लेगा। थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो ना। गुड नाइट बोलकर मैंने फोन रख तो चुकी थी, लेकिन वो नाइट किसी भी तरह फिर गुड ना रह सकी। पता नहीं क्या क्या सोचकर मैं एक बार फिर रोई, लेकिन इस बार कितना कुछ भीतर था जो धुलता गया। पूरी रात उधेड़ बुन चली। सुबह का सूरज निकला तो सब साफ था, बादल कोरा, धुंध कुछ नहीं। चाय पिलाओ यार, तुम सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गई। कुणाल ने मेरे पास आकर झांका। मैंने बिना देखे जवाब दिया। वैलेंटाइन वीक मनाने को सोच रही हूँ इस बार। दिल्ली जाकर वहीं की टिकट देख रही थी। कुणाल ने अखबार उठाकर मुंह बिचकाया। हाँ, मैं वैलेंटाइन वीक के लिए हफ्ते भर की छुट्टी ले लूं। मैंने एक लंबी सांस भरी। नीरू का भेजा मैसेज दिखाया, वर्कशॉप के बारे में बताया। कुणाल सक पकाते हुए थे। मजाक कर रही हो ना? पॉसिबल ही नहीं, बच्चों के पेपर हैं, फिर कभी चली जाना। मैंने पूरा सब्र इकट्ठा किया, फिर बोलना शुरू किया। बच्चों के पेपर बाद में हैं। बच्चों को तो मैं पढ़ाती भी नहीं, ध्यान रखती हूँ। दिन आप रख लेना। और रही बात फिर कभी जाने की, फिर कभी आता ही कहाँ। एक औरत एक बार घर में सिपटी तो फिर अंगड़ाई ही नहीं ले पाती। कभी घर की टंकी साफ करवाती है, कभी पर्दों की सिलाई खुली दिख जाती है, कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी पड़ जाती है, कभी पति बच्चों की चार समस्या आकर घेर लेती है। फिर ये औरतें वही हो जाती हैं सन की, या तो बच्चों के लिए खाना बनाती रहती हैं या पति का माथा छूती रहती है। आखिरी शब्द बोलते बोलते मेरी आवाज भरा गई थी। कुणाल को भी सब समझ में आ रहा था। मेरे पास आकर धीरे से बोले, मेरी उस बात को दिल से लगा बैठी हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमको क्या लगता है हम सब तुमसे प्यार नहीं करते? मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, सवाल ये नहीं है कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि मैंने अपनों को प्यार करना बंद क्यों कर दिया? अपने लिए सोचना क्यों बंद कर दिया? अपने को खुश रखने जरूरी क्यों नहीं समझा? कुणाल नजरें झुकाए हुए खड़ा था। मुझे नहीं पता वो इस समय भी मुझे समझ पा रहे थे या नहीं। मुझे तो बस इतना पता था कि घर से भाग कर नहीं, घर के साथ ही, लेकिन अपने आप को भी संभालूंगी जरूर। बच्चों और कुणाल के लिए सब इंतजाम करके ही सही, लेकिन वहाँ जाऊंगी जरूर। और इस बार वैलेंटाइन डे उसके साथ मनाऊंगी जिसकी मैंने कब से सुध नहीं ली। एक गुलाब लूंगी, अपने आप को थाम कर आई लव माई सेल्फ बोलूंगी जरूर। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करके जाए।